नमस्कार दोस्तों, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके सामने 26 फरवरी 2022 के समाचार विश्लेषण प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें द हिंदू समाचार पत्र के प्रमुख आलेखों की हम समीक्षा करेंगे और उनसे संबंधित जो भी संभावित मुख्य परीक्षा के प्रश्न होंगे उनकी उत्तर संरचना की भी हम चर्चा करेंगे। आज की अपनी चर्चा को प्रारंभ करने से पहले आज के सत्र के विषय हम देख लेते हैं। हमारा पहला विषय है पश्चिम के नेतृत्व वाली वैश्विक व्यवस्था का भविष्य। यानी जिस आधार पर पश्चिमी देशों ने एक वैश्विक स्तर पर सामरिक अपनी एक महत्वपूर्ण स्थिति बना रखी थी, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका प्रमुख भूमिका निभा रहा था, उसको रूस की तरफ से ये चुनौती मिली है। इसी संदर्भ में आलेख में प्रमुख रूप से चर्चा है। हमारा दूसरा विषय है रूस यूक्रेन संकट और भारत पर आर्थिक प्रभाव। रूस के द्वारा यूक्रेन पर जो हमला हुआ है उसके आर्थिक प्रभाव भारत पर भी देखे जाएंगे और अलग अलग आलेखों में हम देखेंगे किस रूप में इसके प्रभाव पड़ते हैं। पहला प्रमुख रूप से सामान्य जो आर्थिक प्रभाव अलग अलग क्षेत्रों में पड़ेगा वो हम चर्चा करेंगे दूसरे आलेख में। इसी के साथ साथ एक और आलेख हमारा होगा चौथा, जिसमें हम ये देखेंगे कि रूस यूक्रेन संकट और भारत में जो कोयले की आपूर्ति है उस पर किस प्रकार प्रभाव पड़ेगा। एक और हमारा आलेख पांचवा होगा, जहां पर युद्ध की स्थिति में हम देखेंगे कि यूक्रेन में जो कॉफी की आपूर्ति होती है उस पर एक प्रभाव पड़ेगा और यह भारत में कॉफी का जो निर्यात का बाजार है उसको संकट की स्थिति में डालेगा। रूस यूक्रेन संकट से अलग अगर हम देखें तो हमारा एक और विषय रहेगा भारत के रक्षा उद्योग में विनिर्माण। भारत रक्षा क्षेत्र में जो भी विनिर्माण हो रहा है उसमें घरेलू क्षमता विकसित करना चाहता है और इसी आधार पर आलेख में प्रमुख रूप से चर्चा है। अंत में हमारी संबंधित चर्चा के आधार पर मुख्य परीक्षा संबंधी हम अभ्यास प्रश्नों पर भी चर्चा करेंगे। आज के अपने पहले आलेख को हम देखते हैं, इन्फ्लेक्शन पॉइंट फॉर द वेस्ट लेड ग्लोबल ऑर्डर। इस आलेख में पश्चिमी देशों की तरफ से जो विश्व व्यवस्था को एक नियंत्रित किया जा रहा था उस पर संकट की स्थिति दिख रही है जब से रूस ने यूक्रेन पर हमला किया है। इसी संबंध में आलेख में चर्चा है। प्रश्न संख्या 6 पर यह आलेख है और सामान्य अध्ययन के द्वितीय प्रश्न पत्र में अंतर्राष्ट्रीय संबंध से ये जुड़ा हुआ है। प्रमुख रूप से जब से रूस के द्वारा डोनेट्स्क और लुहांस्क क्षेत्र को वहां पर जो अलगाववादी हैं उनको समर्थन देते हुए अलग देश के रूप में एक मान्यता दे दी गई है, वैश्विक स्तर पर माना जा रहा है कि एक बड़ा परिवर्तन होने की स्थिति में है और इसको लेकर रूस के जो राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है वो काफी समय से एक तैयारी कर रहे थे। 1991 में जब सोवियत संघ का बिखराव हुआ उस समय से ही बड़ी संख्या में सोवियत संघ के जो नेता हैं, जो प्रमुख रूप से अब वर्तमान रूस में हैं, वो इस तरह के बिखराव के पक्ष में नहीं थे और वो सोवियत संघ की जो पूर्व स्थिति है 1991 से पहले उसको लाने का एक प्रयास कर रहे हैं। इसी स्थिति को आगे बढ़ाने के लिए व्लादिमीर पुतिन का यह एक प्रयास है। हम ध्यान रखें कि रूस के द्वारा ये जो हमला किया गया है इसे विशेष सैन्य अभियान का नाम दिया गया है और यहाँ पर दो प्रमुख लक्ष्य रूस ने बताए हैं। रूस की तरफ से पहला लक्ष्य बताया गया है यूक्रेन का विसैन्यीकरण, यानी जो भी एक तरह से सैन्य स्थितियां मजबूत हुई हैं यूक्रेन में उसको रूस कमजोर करना चाहता है, क्योंकि उसको लगता है कि अगर यूक्रेन में सैन्य स्थितियां मजबूत होती हैं, नाटो जैसी संस्था का विस्तार होता है तो रूस की सुरक्षा खतरे में आती है। एक दूसरा जो लक्ष्य है रूस के हमले का वो है नाजीवाद को समाप्त करना, यानी डीनाजीफिकेशन। यह एक शब्द उपयोग किया गया है। आगे हम देखते हैं कि प्रमुख रूप से नाजीवाद को समाप्त करने का मतलब किस अर्थ में है। जैसा हम चर्चा कर रहे थे कि प्रमुख रूप से यूरोपीय सुरक्षा की जो व्यवस्था है वह शीत युद्ध के समय में अमेरिका के साथ समर्थन के रूप में आगे बढ़ रही थी और रूस इसी को एक तरह से कमजोर करना चाहता है, क्योंकि इससे यूरोप में रूस का जो प्रभाव है वो हमेशा बना रहेगा। तो शीत युद्ध जब समाप्त हुआ 1991 में सोवियत संघ के बिखराव के बाद, तो माना गया अमेरिका और यूरोप ने मिलकर एक वैश्विक सामरिक स्थिति में अपना महत्व बना लिया और वहां पर रूस की एक तरह से स्थिति काफी कमजोर हुई। लेकिन अगर हम पिछले 2 दशक में देखें, खास तौर से व्लादिमीर पुतिन के नेतृत्व में रूस ने आर्थिक और सामरिक दोनों स्तरों पर मजबूती प्राप्त की है और उसी का परिणाम यह एक हमला आप कह सकते हैं, जहां पर प्रमुख रूप से इस हमले के माध्यम से पूरी यूरोप की जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको एक तरह से पुतिन परिवर्तित करना चाहते हैं। यहाँ हमने एक दूसरे लक्ष्य की बात करी थी जब हम कहते हैं डीनाजीफिकेशन। डीनाजीफिकेशन का मतलब यह है कि अगर हम दूसरे विश्व युद्ध में देखें तो मित्र राष्ट्रों के द्वारा जो संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ में थे और जो जर्मनी का विरोध कर रहे थे, उन्होंने एक तरह से जर्मनी और ऑस्ट्रिया का एक तरह से जो सामाजिक स्थिति थी, संस्कृति, प्रेस, अर्थव्यवस्था और न्यायपालिका, वहां पर जो नाजी विचारधारा का एक प्रभाव था उसको एक तरह से समाप्त करने का प्रयास किया
और यह जो पहल शुरू की गई थी इसी को डेनाजीफिकेशन भी कहा जाता है, या हम कह सकते हैं नाजीवाद को एक तरह से समाप्त करने की स्थितियां। हम ध्यान रखें, जो लोग नाजीवाद को बढ़ावा दे रहे थे और सत्ता में अपना प्रभाव रखे हुए थे, ऐसे लोगों को हटाना भी इस विचारधारा का लक्ष्य था। साथ साथ नाजीवाद को बढ़ावा देने के जो संगठन है उनको समाप्त करने का प्रयास किया गया। प्रमुख रूप से अगस्त 1945 में पॉट्सडैम में जो एक समझौता हुआ था, इस समझौते के माध्यम से यह निर्धारित किया गया कि नाजीवाद को रोकने के लिए जो भी अलग अलग जगह प्रयास हो रहे हैं उनको मजबूती दी जाएगी। जब भी हम नाजीवाद की बात करते हैं तो प्रमुख रूप से हम देखें तो किसी एक विशेष समूह का प्रभुत्व बनाना और अन्य जो भी समूह हैं उनके अधिकारों का एक तरह से हनन करना और किसी भी तरह से उन पर दबाव की स्थितियां बढ़ाना, वो चाहे नरसंहार करने की स्थितियां भी बन सकती हैं। जैसा प्रमुख रूप से जब नाजी एक तरह से स्थिति थी जर्मनी में, तो हिटलर के नेतृत्व में यहूदी या जूइस को प्रमुख रूप से समाप्त करने का एक प्रयास किया गया। तो इस तरह की स्थितियां नाजीवाद की विचारधारा के साथ जुड़ी हैं और इसको एक तरह से समाप्त करने की स्थितियां। तो रूस का यूक्रेन पर जो हमला है उसका ये भी एक माना जा रहा है कारण कि नाजीवाद की एक स्थितियां बढ़ रही हैं, जहां पर रूस का आरोप है कि यूक्रेन में जो भी रूसी समर्थक हैं या रूसी मूल के लोग हैं उनका एक तरह से नरसंहार करने जैसी स्थितियां बनी जब से 2014 में वहां पर सत्ता परिवर्तन हुआ और वहां पर चुनी हुई सरकार जो रूसी एक तरह से प्रभाव में थी उसकी जगह पर एक नई सत्ता स्थापित हुई, नए राष्ट्रपति वहां पर बने जिन्होंने एक तरह से कह सकते हैं कि रूस की विरोधी स्थितियों को यूक्रेन में बढ़ावा दिया। पुतिन का हमला इसी एक तरह से नीति के विरोध में है। रूस का यूक्रेन पर हमला प्रमुख रूप से यूरोप की जो सुरक्षा व्यवस्था है उसके ऊपर एक हमला माना जा रहा है। इसीलिए जब से रूस के द्वारा अपनी सेना को यूक्रेन की सीमा पर जमा किया जा रहा था, तभी से स्थितियां एक तरह से धीरे धीरे रूस के विरोध में बन रही थी। रूस के द्वारा हमले करने की आशंका को देखते हुए हमले होने के कुछ घंटों पहले ही पश्चिमी देशों के द्वारा प्रमुख रूप से कुछ प्रतिबंध रूस पर लगाए गए। इसमें प्रमुख रूप से व्लादिमीर पुतिन के शासन से जुड़े हुए जो रूसी व्यक्ति हैं और जो भी इस तरह के बैंक खाते हैं उनको लक्षित किया गया। इसी के साथ साथ जर्मनी में जो चांसलर हैं ओलाफ स्कोल्स, उन्होंने जर्मनी और रूस के बीच में एक जो प्रमुख गैस पाइपलाइन है नॉर्ड स्ट्रीम 2 उसके प्रमाणन को भी निलंबित कर दिया और ये एक बड़ा आर्थिक नुकसान रूस को हो सकता है। इसी के साथ साथ यूरोपीय संघ ने जब यह हमला हुआ उसके बाद कुछ बड़े पैमाने पर आर्थिक प्रतिबंधों की भी एक घोषणा करी। इसमें सबसे बड़ा एक जो प्रतिबंध माना जा रहा है वह स्विफ्ट का चैनल है जिसके माध्यम से बैंकिंग लेन देन किए जाते हैं। तो स्विफ्ट में एक तरह से रूस की जो भागीदारी है उसको प्रतिबंधित करने का एक प्रयास है जिससे कि बैंकिंग लेन देन की स्थितियां रूस की प्रभावित हों। तो यह एक तरह से अगर प्रयास किया जाएगा तो यह रूस को ज्यादा आर्थिक क्षति पहुंचाएगा। रूस के द्वारा यूक्रेन पर जो हमला किया गया है उसमें पश्चिमी देशों का जो सामंजस्य है उसकी एक कमी है। हम ध्यान रखें, जब हम पश्चिमी देशों की बात कर रहे हैं तो हम यूरोप के जो पश्चिमी यूरोपीय देश हैं और साथ साथ अमेरिका के सम्मिलित रूप में बात कर रहे हैं। सामंजस्य की कमी का अगर हम पहला उदाहरण देखें तो जर्मनी की तरफ से साफ इनकार किया गया कि नाटो के जो सहयोगी हैं वो यूक्रेन में जर्मन मूल के हथियार भेज सकते हैं। इस तरह की अनुमति देने से जर्मनी ने मना कर दिया। यानी जर्मनी प्रत्यक्ष रूप में रूस का विरोध करने की स्थितियां यहाँ पर नहीं बना रहा है। इसी के साथ साथ फ्रांस के द्वारा भी यह मौका देखा गया कि यूरोप में अपने आप को वो नेतृत्वकर्ता के रूप में आगे बढ़ाना चाहता है और इस प्रयास में फ्रांस का प्रमुख रूप से उद्देश्य यह है कि वह यूरोप को और प्रमुख रूप से फ्रांस को रणनीतिक स्वायत्तता दिलाना चाहते हैं। यानी जो भी यूरोप में निर्णय लिए जाएंगे खासतौर से यूरोपीय संघ के द्वारा, उसमें अमेरिका का जो प्रभाव है उसको कम करने की बात है या वैसा नियंत्रण न हो। यदि अमेरिका से स्वतंत्र होकर निर्णय लिए जाते हैं तो ऐसी स्थिति में पश्चिमी देशों की जो एकता है वही टूट जाती है और रूस के हमले का कहीं ना कहीं एक प्रमुख उद्देश्य था जो सफल रहा। पश्चिमी देशों की भागीदारी प्रमुख रूप से पश्चिमी यूरोपीय देश और साथ साथ अमेरिका के बीच जो भागीदारी है उसको लेकर बनती है। लेकिन जिस तरीके से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समय यूरोप के साथ एक तरह से जो संबंध थे अमेरिका के बहुत खराब हुए, खासतौर से फ्रांस और जर्मनी के साथ में, उन स्थितियों में हम देखें तो वर्तमान स्थितियां अभी भी लगभग वैसी बनी हुई हैं और अमेरिका के राष्ट्रपति बिडेन के द्वारा ऐसा कोई विशेष प्रयास नहीं किया गया जिससे कि ट्रांस अटलांटिक यानी अमेरिका और पश्चिमी यूरोप के बीच में जो साझेदारी है उसको और मजबूत किया जाए। इसी कारण से माना जा रहा है कि रूस का ये जो हमला यूक्रेन पर हुआ है उसमें जो प्रतिक्रिया आनी चाहिए थी वो पश्चिमी देशों की मजबूत रूप में नहीं आई। अगर प्रतिक्रिया आई भी तो अलग थलग आई। यानी सब अपने एक तरह से विचारों को आगे बढ़ा रहे हैं और अपने महत्व को आगे बढ़ाना चाहते हैं। सम्मिलित रूप में रूस के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है।
पश्चिमी देशों की ये भागीदारी अगर कमजोर हुई है तो इसका एक बड़ा कारण यूरोपीय देशों में एक तरह से ऊर्जा संकट की स्थितियों को देखकर भी अनुमान लगाया जा रहा है। यूरोपीय देशों में प्रमुख रूप से हम देखें तो ऊर्जा की जो निर्भरता है वो रूस पर है और इस आधार पर यूरोपीय संघ बहुत बड़े कठोर कदम नहीं उठा सकता है। अगर हम कुछ आंकड़े देखें तो यूरोपीय संघ अपनी कुल गैस के आयात का 39% रूस से करता है और अगर हम तेल के आयात की बात करें लगभग 30%, यानी 30 से 35% जो भी तेल और गैस है वो प्रमुख रूप से रूस से यूरोप में आती है। अगर इसको रोक दिया जाए तो यूरोप के देशों में एक तरह से ऊर्जा संकट हो सकता है और यह स्थिति बहुत खतरनाक होगी। इससे बचने के लिए भी यूरोपीय देशों की जो प्रतिक्रिया है वो बहुत संतुलित या कह सकते हैं अलग थलग रूप में आ रही है। अगर हम पश्चिमी यूरोपीय देशों को छोड़ दें जो अटलांटिक के साथ सीमा बना रहे हैं, प्रमुख रूप से मध्य यूरोप और पूर्वी यूरोप के जो देश हैं वह रूसी गैस पर लगभग 100% निर्भर करते हैं। यानी अगर रूस के द्वारा गैस आपूर्ति को रोक दिया जाए तो मध्य और पूर्वी यूरोप के जो देश हैं वहां पर एक बड़ा भयानक ऊर्जा संकट आ सकता है और यूरोपीय संघ की एकता इस आधार पर बनी रहेगी, इस पर सवाल उठते हैं क्योंकि कोई भी देश अपने आप को ऊर्जा संकट की स्थिति में नहीं ला रहा है। क्योंकि अगर ऐसा होता है तो उनके पास विकल्प क्या है, क्योंकि पश्चिमी यूरोपीय देश और अमेरिका के द्वारा ऐसे कोई विकल्प नहीं दिए गए हैं। बिना ऊर्जा के विकल्प के रूस के खिलाफ किसी भी तरह की कार्यवाही उनके लिए आत्मघाती हो सकती है। रूस का यूक्रेन पर जो हमला है इसमें चीन का भी एक प्रमुख रूप से प्रभाव यहाँ पर दिखता है और माना जाता है कि जिस तरह से रूस और चीन की स्थिति आपस में मजबूत हुई है तो ये एक नई धुरी के रूप में स्थापित हुआ है। रूस और चीन की यह धुरी पश्चिमी देशों के लिए सबसे बड़ा खतरा है क्योंकि केवल रूस ही नहीं, वर्तमान में चीन का भी अप्रत्यक्ष समर्थन है जो भी यह कार्रवाई रूस के द्वारा की जा रही है। वर्तमान स्थितियों में अगर हम देखें तो पश्चिमी देशों की जो प्रतिक्रिया है वो ज्यादा प्रभावी इसलिए भी नहीं है क्योंकि इन स्थितियों में चीन रूस का एक समर्थन करता हुआ दिख रहा है और चीन प्रोत्साहित इसलिए भी है कि उसे मालूम है अगर रूस का यूक्रेन पर यह जो हमला है इसमें यूरोपीय देश कोई दखल करते हैं या अमेरिका कोई दखल करता है तो उसके लिए स्थितियां आसान हैं क्योंकि वर्तमान में वैश्विक जो प्रमुख रूप से सामरिक क्षेत्र जो सबसे ज्यादा कह सकते हैं चर्चा में है वो है इंडो पैसिफिक, भारत प्रशांत, जहां पर चीन को एक तरह से घेरने की तैयारी प्रमुख रूप से की जा रही है जिसमें भारत भी साझेदार है, जहां पर क्वेड का एक समूह काम कर रहा है, जहां पर जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, भारत साझेदारी कर रहे हैं। यूके भी इंडो पैसिफिक में अपने आप को मजबूत करने जा रहा है। तो ये सारी स्थितियां चीन को इस क्षेत्र में कमजोर करने का एक प्रयास है। लेकिन अगर रूस और यूक्रेन का विवाद बढ़ता है और पश्चिमी देशों की स्थितियां यहां पर दखल के रूप में आगे बढ़ती हैं तो चीन के लिए हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपने आप को ज्यादा सहज कर पाना आसान होगा। तो इन स्थितियों को चीन भी एक तरह से आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा है रूस यूक्रेन के हमले में। रूस और चीन की ये जो धुरी बन रही है इसको आर्थिक रूप में और सामरिक रूप में दोनों रूप में ही मजबूत माना जा रहा है और पश्चिमी देश अगर ये दोनों मिलकर साथ में काम करते हैं तो उनके पक्ष को स्वीकार कर रहे हैं और कोई भी आक्रामक कार्यवाही करने से बच रहे हैं। ऐसा रूस और यूक्रेन के हमले में भी दिख रहा है। रूस के द्वारा हमला करने की चेतावनी बहुत पहले से है लेकिन इसकी प्रतिक्रिया रूप में कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है। तो हम कह सकते हैं कि पश्चिमी देशों ने एक तरह से जो रूस की प्रतिक्रिया हुई है उसको पहले से ही स्वीकार कर लिया था और उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई है। वर्तमान स्थितियों में जिस तरह से चीन रूस के साथ खड़ा हुआ है और उसको एक मजबूती देने का प्रयास कर रहा है, उसी तरह की स्थिति अगर हम शीत युद्ध में देखें तो 1972 के समय चीन संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ दिखाई पड़ा। जब 1972 में 21 फरवरी से लेकर 28 फरवरी के बीच में अमेरिका के राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन का चीन का दौरा हुआ, वहां पर उन्होंने चेयरमैन माओ सेतुंग और साथ साथ चीनी प्रधानमंत्री जोऊ एनलाई से मुलाकात की और माना गया कि ये स्थितियां वैश्विक व्यवस्था को एक नई रूपरेखा दे रही थी और प्रमुख उद्देश्य ये था कि सोवियत संघ की स्थितियों को कमजोर किया जाए और यूएसए ने उस समय चीन के साथ मिलकर ये स्थितियां आगे बढ़ाई। तो इस रूप में आप देखें तो वर्तमान स्थितियां बिल्कुल विपरीत हो चुकी हैं। अब शीत युद्ध के बाद की स्थिति है और रूस यहां पर एक तरह से चीन के साथ मिलकर अमेरिका को एक तरह से नीचे करने की स्थितियों में जा रहा है। जो प्रयास 1972 में प्रमुख रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा चीन के साथ मिलकर शुरू किया गया था, तो हम कह सकते हैं कि वर्तमान स्थितियां बिल्कुल विपरीत हो चुकी हैं। भविष्य में पश्चिमी देशों के द्वारा वैश्विक व्यवस्था को किस रूप में आगे बढ़ाया जाएगा, उनका कितना नियंत्रण होगा, कितना एक तरह से वो प्रभुत्व अपना बनाकर रख सकते हैं, अमेरिका यूरोप के साथ मिलकर मौजूदा स्थितियों को और मजबूत अपने लिए कर पाएगा या नहीं कर पाएगा,
यह प्रमुख रूप से देखने वाली स्थिति होगी भविष्य के लिए। यहाँ पर चीन और रूस की जो भागीदारी है वो एक तरह से सबसे बड़े खतरे की स्थिति दिखती है। और ऐसी स्थिति में यूक्रेन का जो संकट है वो रूस को अपने आप को एक प्रभुत्व वाली शक्ति के रूप में यूरोप में और विश्व में स्थापित करने की शक्ति देता है। आज के हम अपने दूसरे आलेख को देखते हैं, द परफेक्ट स्टॉर्म। आलेख में प्रमुख रूप से यूरोप संकट का भारतीय अर्थव्यवस्था के साथ में जो प्रभाव की स्थितियां बन रही हैं उसको लेकर एक अध्ययन किया गया है। यूक्रेन संकट का अगर हम प्रभाव अर्थव्यवस्था में भारत में अलग अलग बाजार में देखें तो प्रमुख रूप से अगर हम तेल की कीमतों की बात करें तो प्रति बैरल $105 के आंकड़े तक पहुंच चुकी हैं। इसके विपरीत भारत की अर्थव्यवस्था में $70 से $75 प्रति बैरल यह एक संतुलन की स्थिति को मान लिया जाता है। लेकिन वर्तमान स्थितियां तेल की कीमतें जो उच्च स्तर पर ले जा रही हैं ये पिछले 8 साल का सबसे उच्चतम स्तर है। और हम ध्यान रखें, जब हम कच्चे तेल की बात करते हैं तो लगभग अपनी आवश्यकता का 85% हम आयात करते हैं। तो आयात पर हमारी जो निर्भरता है वो बढ़ते हुए दाम को एक तरह से हमारे लिए संकट की स्थितियां बनाती है, क्योंकि इससे हमारा आयात बिल बढ़ेगा और ऐसी स्थितियों में हमारा प्रमुख रूप से चालू खाता घाटा वो बढ़ेगा और जो व्यापार घाटे की स्थितियां हैं वो भी एक तरह से संकट में आएंगी। भारत में अगर कच्चा तेल महंगा आता है तो पेट्रोल डीजल महंगा होगा और ऐसी स्थितियों में जो परिवहन है वो महंगा हो जाएगा। और परिवहन के महंगे होने की स्थितियां ये बताती हैं कि अंतिम रूप में भारत में विभिन्न वस्तुओं की जो कीमतें हैं वो बढ़ेंगी, क्योंकि परिवहन एक तरह से प्रमुख लागत का भाग होता है। इस आधार पर वस्तुओं की कीमत अगर बढ़ेगी तो एक प्रभाव के रूप में हम मुद्रास्फीति को बढ़ते हुए देख सकते हैं। यूक्रेन पर हुए हमले के बाद ही भारत में जो शेयर बाजार है वो लगभग 5% की गिरावट के साथ काम कर रहा है। ये स्थितियां प्रमुख रूप से कच्चे तेल की जो कीमतें बढ़ रही हैं और साथ साथ हमारा आयात निर्यात का जो असंतुलन बन रहा है उसको लेकर एक तरह से शेयर बाजार की तरफ से प्रतिक्रिया दी गई है। जब भी इस तरह का कोई सुरक्षा संकट आता है वैश्विक रूप में, जो निवेश है उस पर एक प्रभाव पड़ता है और माना यह जा रहा है कि अमेरिका में जो फेडरल रिजर्व है वो ब्याज दरों को बढ़ा सकता है। रूस यूक्रेन जैसे सुरक्षा संकट में बड़ी संख्या में जो निवेश है वो भारत से बाहर भी जा सकता है, क्योंकि वो सुरक्षित अन्य प्रकार के जो निवेश है वहां पर पैसा लगाना पसंद करेंगे। और ये स्थिति अगर बनती है तो रुपए डॉलर की जो विनिमय दर है उसमें परिवर्तन होगा और ये स्थितियां भारत के लिए बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि अगर रुपए डॉलर की विनिमय दर में परिवर्तन होता है तो हमारे आयात निर्यात दोनों पर ही प्रभाव पड़ेगा और ये स्थिति हमारे लिए बहुत चिंताजनक बन सकती है। स्वर्ण के बाजार में जो मूल्य है वो पिछले 15 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। और सोने के जब हम आयात की बात करते हैं तो हम बड़ी संख्या में सोने को आयात करते हैं, जिसका विभिन्न प्रकार के आभूषण बनाकर निर्यात किया जाता है, लेकिन हमारे आयात के बिल बढ़ जाएंगे। तो ये प्रमुख बाजारों में एक तरह से भारत में संकट की स्थितियां दिखती हैं। हम अन्य रूप में अगर भारत के आर्थिक प्रभावों को देखें, पहला प्रभाव अगर हम देखें व्यापार वित्त पोषण, यानी व्यापार के लिए जो ऋण की स्थितियां हैं उस पर एक असर पड़ सकता है। प्रमुख रूप से अगर हम देखें तो भारत में जो व्यापार जगत है वो सस्ते ऋण के लिए विदेशी बाजार में जाता है, जिसको हम एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग बोलते हैं, यानी बाह्य वाणिज्यिक उधार। तो बाहरी देशों में जो उधार हम लेते हैं, जो हमारी कंपनियां लेती हैं, वो महंगा हो सकता है, क्योंकि इस तरह के उधार पर जो ब्याज दरें हैं वो पश्चिमी देशों में बढ़ सकती हैं और इस आधार पर अगर लोन महंगा मिलेगा तो हमारे यहाँ उत्पादन लागत बढ़ेगी और हमारे उत्पाद प्रतिस्पर्धी नहीं रहेंगे। व्यापार के वित्त पोषण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। निवेश का प्रवाह धीमा हो सकता है, क्योंकि अगर आर्थिक संकट की स्थितियां बनती हैं तो निवेश को लेकर लोग सशंकित होंगे और बड़ा निवेश जो एफडीआई या एफआईआई के रूप में आ सकता है भारत में, वो रुक सकता है। जिस तरह से रूस पर आर्थिक रूप में प्रतिबंध लगाने और क्षति पहुंचाने की बात कही जा रही है, स्विफ्ट का जो वैश्विक भुगतान नेटवर्क है उसमें से रूस को हटाने की प्रक्रिया अगर होती है तो भारत में भी बैंकिंग हस्तांतरण पर एक तरह से प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि हम इस तरह के हस्तांतरण रूस के साथ भी करते हैं, तो ये भी हमें एक आर्थिक नुकसान पहुंचा सकता है। रूस के साथ में अगर हम विभिन्न प्रकार के पेट्रोलियम उत्पादों के आयात की बात करें तो हमारे कुल आयात बिल का एक बहुत ही मामूली भाग है। इस आधार पर अगर हम देखें तो इस तरह के जो उत्पाद हैं वो हम अन्य देशों से प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि कच्चे तेल या प्राकृतिक गैस को लेकर जो भी आयात रूस से आ रहे हैं उनको हम प्रतिस्थापित कर सकते हैं अन्य देशों के साथ में, क्योंकि ये बहुत बड़ा अनुपात नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या उर्वरक और सूरजमुखी के तेल को लेकर हो रही है, क्योंकि इसको लेकर जो विकल्प है वो स्रोत हमारे पास आसानी से उपलब्ध नहीं है। भारत के द्वारा लगभग $600 मिलियन से ज्यादा का उर्वरक रूस से आयात किया जाता है, जिसमें प्रमुख रूप से डीएपी, पोटास और साथ साथ एनपीके जो उर्वरकें हैं वो शामिल हैं। तो इनके विकल्प आसानी से मिल नहीं सकते हैं और ये हमारे कृषि क्षेत्र के लिए एक बड़ी समस्या हो सकती है। तो ये एक बड़ा आर्थिक प्रभाव हमारे ऊपर पड़ सकता है।
रूस को निर्यात जो हम करते हैं भारत के कुल निर्यात का 1% से भी कम है, लेकिन हमारा एक बाजार है निर्यात के रूप में। और कोविड-19 के बाद जैसे जैसे अर्थव्यवस्था की रिकवरी हो रही है, इस तरह के बाजारों को हम खो नहीं सकते हैं। अगर ये बाजार कम होता है तो ये हमारे यहाँ निर्यात को एक तरह से कमजोरी प्रदान करेगा। प्रमुख रूप से अगर हम CIS देशों की बात करें, जिसमें सेंट्रल एशिया के देश शामिल हैं, साथ साथ रूस शामिल है, बेलारूस शामिल है, आर्मेनिया शामिल है, इन देशों के द्वारा जो भी एक तरह से विभिन्न प्रकार की दवाएं और चाय का एक तरह से भारत से जो आयात किया जाता है, वह एक बड़ा बाजार है। तो माना जा रहा है कि इस प्रकार का जो पूरा बाजार है उस पर एक फर्क पड़ सकता है अगर युद्ध की जो स्थितियां हैं वो तेजी से विस्तारित होती हैं। अगर ये जल्दी से नियंत्रित होता है तो इसका प्रभाव कम हो सकता है, अन्यथा सभी CIS देशों के बाजार पर एक प्रभाव पड़ेगा। और CIS में हम ध्यान रखें कि सेंट्रल एशिया के साथ साथ पूर्वी यूरोप के देश भी हैं, तो ये हमारा एक बड़ा बाजार है, उसको नुकसान हो सकता है। माल ढुलाई दरों में वृद्धि हो सकती है, कारण कंटेनर की एक तरह से जो उपस्थिति है वैश्विक बाजार में उस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, और इस कारण से निर्यात जो भी है वो महंगे होंगे और वह बाजार में प्रतिस्पर्धी कम हो जाएंगे। अगर हमारे निर्यात कमजोर होते हैं तो हमारा जो व्यापार घाटा है, यानी आयात निर्यात का जो अंतर है वो एक तरह से बढ़ेगा। साथ साथ जो चालू खाता घाटा है वो बढ़ सकता है, कारण हमारे आयात बिल बढ़ेंगे और निर्यात उतना ज़्यादा नहीं हो पाएगा। और ये हमारे विदेशी मुद्रा भंडार की स्थितियों को भी कमजोर कर सकता है, क्योंकि हमारे निर्यात कम होंगे तो हमारा विदेशी मुद्रा भंडार घटेगा। लेकिन हम ध्यान रखें, वर्तमान में हमारा विदेशी मुद्रा भंडार 600 अरब डॉलर के ऊपर है और ये स्थितियां काफ़ी संतोषजनक हैं। इसीलिए वर्तमान में ऐसी चिंताजनक स्थिति नहीं है, लेकिन भविष्य में ये स्थितियां बन सकती हैं। प्रमुख रूप से सबसे बड़ी चिंता हमें कच्चे तेल के मूल्यों को लेकर है, जैसे हमने चर्चा प्रारंभ में भी करी। यहाँ पर बजट में प्रमुख रूप से यह कहा गया था कि अगर हम देश में GDP विकास दर की बात करें तो जो हमारा 22-23 का वित्तीय वर्ष आ रहा है वहां पर इस विकास दर को 8 से 8.5% तक अनुमान लगाया गया, जिसमें माना गया कि जो कच्चे तेल है उसकी प्रति बैरल कीमत अधिकतम 75 अमेरिकी डॉलर तक होनी चाहिए, लेकिन वर्तमान में यह आंकड़ा $100 के ऊपर जा रहा है। कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि अगर लगातार होती जाती है तो इसका एक प्रभाव ये होगा कि हमने बजट में जिस तरह के अनुमान रखे हैं, हमने राजकोषीय घाटे के बारे में जो लक्ष्य रखा है, GDP विकास दर का जो लक्ष्य रखा है, उन लक्ष्यों को हमें परिवर्तित करना पड़ेगा। और ये स्थितियां अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी नहीं होगी, क्योंकि हम कोविड काल से भी पूर्ण रूप से रिकवर नहीं हो पाए हैं। तो सबसे बड़े संकट की स्थिति यहाँ पर मानी जा रही है। अंतिम रूप में हम देखें तो मौद्रिक नीति में परिवर्तन की स्थितियां भी बन सकती हैं। अभी अगर हम देखें तो फरवरी के प्रथम सप्ताह में ही जो मौद्रिक नीति घोषित की गई है उसमें रेपो दर में कोई परिवर्तन नहीं किया गया, लेकिन अगर ऐसी स्थितियां बनती हैं और मुद्रास्फीति बढ़ती है, क्योंकि कच्चा तेल महंगा होगा तो बाजार में वस्तुओं की कीमतें बढ़ेंगी, क्योंकि परिवहन महंगा हो जाएगा। ऐसी स्थिति में अगर मुद्रास्फीति 2 से 6% के बीच में जो RBI को नियंत्रित करना है, अगर यह बैरियर वो पार करती है, इस बाधा के ऊपर जाती है, यानी 6% से आगे, तो RBI के पास कोई उपाय नहीं बचता है कि वह रेपो दर को बढ़ाए। और रेपो दर को बढ़ाने का मतलब है ब्याज दरें बढ़ेंगी, बाजार में जो भी तरलता है वो महंगी हो जाएगी और ये आर्थिक हमारी जो रिकवरी है उस पर प्रभाव डालेगी। मौद्रिक नीति का जो परिवर्तन है वो भी भविष्य में हो सकता है अगर रूस यूक्रेन का जो संकट है वो जल्दी हल नहीं होता। हम अपना अगला आलेख देखते हैं, सरप्राइज एनिमी विथ इंडियन आर्म्स सेज PM। यहाँ पर प्रधानमंत्री जी के द्वारा भारत का जो रक्षा क्षेत्र है वहां पर घरेलू जो विनिर्माण है उसको मजबूत करने के लिए एक तरह से आह्वान किया गया है और इसी संदर्भ में आलेख में प्रमुख रूप से चर्चा है। अगर हम इस साल के बजट की बात करें तो रक्षा क्षेत्र में अनुसंधान, डिजाइन और विकास को बढ़ावा देने के लिए और हमारा जो विनिर्माण क्षेत्र है जो रक्षा क्षेत्र में उत्पादक गतिविधियां करता है उसको मजबूत करने के लिए जो पारिस्थितिकी तंत्र हैं, जो स्थितियां हैं, उनको मजबूत करने के लिए क्या क्या आधार हो सकते हैं वो विकसित करने के लिए बजट में प्रमुख रूप से एक रूपरेखा या एक खाका दिया गया है। बजट में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि भारत का जो रक्षा क्षेत्र है उसे अनुसंधान और विकास उद्योग, स्टार्टअप और शिक्षाविदों के लिए खोला जाएगा और साथ साथ रक्षा अनुसंधान और विकास का जो बजट है वो 25% इस क्षेत्र के लिए दिया जाएगा। भारत सरकार के द्वारा बजट में रक्षा अनुसंधान और विकास के बजट का जो 25% भाग है वो अलग से रखा गया है, जिससे कि हमारा जो निजी क्षेत्र है उसे DRDO, जो प्रमुख रूप से रक्षा क्षेत्र में अनुसंधान विकास के लिए भारत में उत्तरदायी है, और अन्य प्रकार के जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं जो रक्षा क्षेत्र में उत्पादन करते हैं उनके बराबर एक तरह से इनको लाया जा सके।
इसी के साथ साथ बजट में स्पेशल पर्पस व्हीकल यानी विशेष प्रयोजन वाहन का जो मॉडल है उसको अपनाने की बात की गई है रक्षा क्षेत्र में। इस मॉडल के माध्यम से प्रमुख रूप से आप ध्यान रखें कि जो निजी क्षेत्र है उसकी भागीदारी एक तरह से रक्षा उत्पादन में सुनिश्चित की जाएगी, और जो भी एक तरह से निजी कंपनी इसमें भागीदारी करेगी उसको मेजॉरिटी यानी बहुमत की हिस्सेदारी दी जाएगी। यानी सार्वजनिक क्षेत्र से अलग जो निजी क्षेत्र है वहां पर रक्षा क्षेत्र में उत्पादन को बढ़ाने के लिए सरकार प्रयास कर रही है। रक्षा क्षेत्र में निजी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख रूप से यह जो 25% बजट है इसका उपयोग किया जाएगा। भारत के द्वारा रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रयास बड़े पैमाने पर पिछले वर्ष ही प्रारंभ किए गए। इसके लिए अगर हम देखें तो 2020 में जो आत्मनिर्भर भारत अभियान था उसमें भी बात कही गई थी। सरकार के द्वारा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड यानी आयुध निर्माणी बोर्ड को 7 अलग अलग कंपनियों में विभाजित कर दिया गया है। इन 7 कंपनियों में हम ध्यान रखें 100% जो हिस्सेदारी है वो सरकार के पास है। इनके द्वारा निजी क्षेत्र में जो कॉर्पोरेट संस्थाएं होती हैं, जो निगम होते हैं, उनकी तरह काम किया जाएगा। इसके माध्यम से रक्षा क्षेत्र में जो आत्मनिर्भरता है उसको प्राप्त करने का प्रयास किया जाएगा। ये 7 कंपनियां 1 अक्टूबर 2021 से प्रारंभ हो गई हैं। इनके नाम आप ध्यान रखें: ट्रूप कंफर्ट्स लिमिटेड, यंत्र इंडिया लिमिटेड, ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड, इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड, एडवांस्ड वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड AW इंडिया, आर्मर्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड, म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड MIL। ये 7 कंपनियां 1 अक्टूबर 2021 से स्थापित हो चुकी हैं, और यहाँ पर इनके माध्यम से भारत में रक्षा क्षेत्र में जो विनिर्माण की प्रक्रिया है उसको घरेलू स्तर पर बढ़ाने का प्रयास है। तो सरकार दोनों पक्ष पर काम कर रही है। जो निजी क्षेत्र है उसको बढ़ावा देने के लिए भी सरकार काम कर रही है, और साथ साथ हमारा जो सार्वजनिक क्षेत्र है उसको भी निजी क्षेत्र की तरह ही काम करने की प्रक्रियाओं में लाया गया है इन 7 नई कंपनियों का गठन करके। भारत में विनिर्माण की प्रक्रिया अगर बढ़ती है, वो चाहे सार्वजनिक क्षेत्र हो या निजी क्षेत्र, तो 2024 तक रक्षा मंत्रालय का जो लक्ष्य है उसे प्राप्त करने में आसानी होगी। लक्ष्य ये है कि 35,000 करोड़ रुपए के जो निर्यात हैं वो रक्षा उपकरणों के भारत कर पाए। इसी के साथ साथ एरोस्पेस और रक्षा वस्तु और सेवाएं लगभग 1.75 लाख करोड़ रुपए का जो कारोबार है वो करने का लक्ष्य 2024 तक। तो घरेलू उत्पादन और निर्यात दोनों को बढ़ावा देने के लिए सरकार काम कर रही है। सरकार का यह कहना है कि जो निजी क्षेत्र है अभी तक वो केवल एक विक्रेता या आपूर्तिकर्ता के रूप में काम कर रहा था। सरकार चाहती है कि वह रक्षा क्षेत्र में भागीदार के रूप में काम करे, और तभी रक्षा क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी मजबूत हो सकती है। रक्षा मंत्रालय के द्वारा 200 से अधिक रक्षा प्लेटफॉर्म और उपकरणों की एक सकारात्मक सूची जारी की गई है, जहां पर स्वदेशीकरण की प्रक्रिया कर दी गई है। यानी इन 200 से अधिक रक्षा प्लेटफॉर्म और उपकरणों की जो खरीद है वो केवल घरेलू स्तर पर की जाएगी। इसमें बाहरी निर्यात के लिए जो संभावना है वो समाप्त कर दी गई है। इससे इन उपकरणों और वस्तुओं के जो उत्पादन है वो घरेलू स्तर पर बढ़ाए जाएंगे। सरकार के द्वारा 200 से अधिक रक्षा प्लेटफॉर्म और उपकरणों की जो सकारात्मक सूची जारी की गई है, जिसमें स्वदेशीकरण को बढ़ावा दिया जाएगा, इसके आधार पर घरेलू खरीद के लिए 54,000 करोड़ के जो अनुबंध हैं वो हस्ताक्षर किए गए हैं। साथ साथ 4.5 लाख करोड़ से अधिक मूल्य के जो उपकरण हैं उनके खरीद की प्रक्रिया विभिन्न चरणों में चल रही है। सरकार की तरफ से गुणवत्ता आश्वासन की स्थितियां भी मजबूत की जा रही हैं, क्योंकि अगर हम गुणवत्ता की स्थितियां मजबूत नहीं करेंगे तो जो भी हमारे उपकरण हैं वो निर्यात के लिए बहुत बड़े पैमाने पर बाजार प्राप्त नहीं कर पाएंगे। जब सरकार कहती है कि गुणवत्ता आश्वासन में गैर घुसपैठ की स्थिति, यानी जो भी उपकरण के निर्माण हो रहे हैं उनमें उस तरह की गुणवत्ता को बनाया जाएगा कि उसको किसी भी तरीके से बाहरी तकनीक का उपयोग करके उसको विफल ना किया जा सके, या जैसे अगर हम साइबर हैकिंग की बात करें उस तरह की स्थितियां ना हो पाए। साथ साथ रोकथाम आधारित, यानी इस तरह से तंत्र बनाया जाएगा कि गुणवत्ता मजबूत रहे और उसमें किसी भी तरह से कोई छेड़छाड़ करने जैसी स्थितियां ना बन पाए। और अंतिम रूप में इंस्पेक्टर राज, यानी जो भी एक तरह से निजी क्षेत्र उत्पादन कर रहा है, गुणवत्ता के लिए तंत्र ऐसा बनाया जाएगा कि ज्यादा सरकारी प्रक्रिया उसमें दखल न दे पाए। यानी एक इंस्पेक्टर राज जैसी स्थिति ना हो कि हर जगह गुणवत्ता की जांच करने के लिए एक तंत्र सरकारी बना दिया जाए। यह पूरी प्रक्रिया को कमजोर करेगा। इसीलिए गुणवत्ता सुधार किया जाएगा, लेकिन निजी क्षेत्र को काम करने की छूट देने के साथ साथ सरकार के द्वारा निजी क्षेत्र और स्टार्टअप के लिए रक्षा क्षेत्र में काम करने के लिए जो बजट दिया गया है उसकी निगरानी करने के लिए तीनों सेनाओं के जो प्रतिनिधि हैं उनके साथ साथ अधिग्रहण को लेकर भारत में जो महानिदेशक है, यानी जो भी हथियारों का अधिग्रहण किया जाता है, एक्विजिशन किया जाता है, उनसे संबंधित जो महानिदेशक हैं
उनको मिलाकर एक निगरानी तंत्र बनाया जाएगा और यह पूर्णतः निगरानी करेंगे कि जो भी निजी उद्योग और स्टार्टअप के लिए रक्षा क्षेत्र में बजट है उसको सही से व्यय किया जा रहा है कि नहीं। निजी उद्योगों में अनुसंधान और विकास की स्थितियां रक्षा क्षेत्र में बढ़ने के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 में मेक वन के तहत कम से कम 5 परियोजनाओं को रक्षा क्षेत्र में मंजूरी दी जाएगी। इसी के साथ साथ अगर हम पिछले 7 वर्ष में रक्षा निर्माण के क्षेत्र में देखें तो 350 से अधिक नए औद्योगिक लाइसेंस जारी किए गए हैं। तो ये स्थितियां दिखा रही हैं कि भारत में घरेलू स्तर पर रक्षा क्षेत्र में जो विनिर्माण है वो तेजी से बढ़ रहा है और सरकार की प्रोत्साहन की जो नीतियां हैं वो इसको और तेजी से आगे बढ़ाने में मदद करेंगी। इससे भारत की रक्षा क्षेत्र में जो बाहरी देशों पर निर्भरता है वो कम हो सकती है और साथ साथ हम रक्षा क्षेत्र में उपकरणों के निर्यातक के रूप में भी वैश्विक बाजार में स्थापित हो सकते हैं। आज के अपने अगले आलेख को देखते हैं और यह भी रूस यूक्रेन का जो संकट है उसमें भारत में कोयले की जो आपूर्ति है उस पर किस तरह प्रभाव पड़ रहा है वह प्रमुख रूप से चर्चा किया गया है। रूस यूक्रेन सैन्य संघर्ष का सबसे बड़ा प्रभाव यह होगा कि बिजली संयंत्रों के द्वारा जो भी कोयले का आयात किया जाता है उसमें एक तरह से कमी होगी। साथ साथ जो कैप्टिव बिजली संयंत्र हैं और राज्य के स्वामित्व वाली अगर हम कोल इंडिया कंपनी की बात करें जिसके द्वारा स्टील एल्यूमिनियम जैसे उद्योगों को ईंधन की आपूर्ति जो की जाती है उसमें बाधा उत्पन्न होगी। मान लीजिए यहाँ पर कोई बिजली संयंत्र स्थापित है तो इसके द्वारा जो बिजली उत्पादित की जाती है वो आसपास के जो उद्योग हैं उनको ही आपूर्ति की जाती है, यानी जहां उत्पादन हो रहा है उसी के साथ में उसका बाजार भी उपस्थित है जहां बिजली की आपूर्ति की जाती है। तो इस तरह के जो बिजली के संयंत्र हैं और साथ साथ कोल इंडिया की तरफ से जो भी सरकारी स्टील और एल्यूमिनियम की कंपनियां हैं उनको जो कोयला आपूर्ति की जाती है उसमें बाधा पड़े, स्थितियां सामान्य नहीं होती हैं तो कोयले की कीमतें तेजी से बढ़ सकती हैं और इस आधार पर जो बिजली उत्पादक कंपनियां हैं अपनी मांग को पूरा करने के लिए घरेलू कोयले की मांग बढ़ा देंगी और इसके लिए वह सरकार पर दबाव डालेंगे। इससे प्रमुख रूप से जो गैर विद्युत क्षेत्र है जहां पर कोयले की आपूर्ति होती है उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। हम देखें एक श्रृंखला विक्रिया जैसे बनेगी कि जो बिजली संयंत्र हैं वो घरेलू कोयला ज्यादा खरीदने का प्रयास करेंगे क्योंकि आयात के विकल्प समाप्त होंगे और ऐसी स्थिति में जो गैर विद्युत क्षेत्र है जो कोयला प्राप्त करते हैं वहां कोयला पहुंचना एक समस्या बन सकता है। एल्यूमिनियम और सीमेंट उद्योग की बात करें तो जहां पर एल्यूमिनियम उद्योग लगा होता है उसी के साथ में कैप्टिव पावर प्लांट होता है जो एक तरह से एल्यूमिनियम इंडस्ट्री को ही बिजली आपूर्ति करता है, या सीमेंट उद्योग जहां पर स्थापित है उसी के साथ में कैप्टिव पावर प्लांट है जो सीमेंट उद्योग को बिजली आपूर्ति करता है। भारत में एल्यूमिनियम और सीमेंट के जो उद्योग हैं वह प्रमुख रूप से कैप्टिव पावर प्लांट से ही विद्युत प्राप्त करते हैं और ये जो पावर प्लांट हैं ये घरेलू कोयला प्रमुख रूप से उपयोग करते हैं और हम कह रहे हैं कि जो अन्य प्रकार के बिजली उत्पादक हैं वो घरेलू कोयला लेने के लिए सरकार पर दबाव डालेंगे। तो ऐसी स्थिति में जो कैप्टिव पावर प्लांट हैं जो एल्यूमिनियम और सीमेंट उत्पादन को बिजली आपूर्ति करते हैं वहां पर समस्या आ सकती है, यानी एल्यूमिनियम और सीमेंट उद्योग पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। हम ध्यान रखें रूस से हम जो थर्मल कोयला प्राप्त करते हैं आयात के रूप में वह 1.6% से घटकर 2021 में 1.3% है, यानी बहुत बड़ी मात्रा नहीं है लेकिन एक तरह से प्रभाव जरूर पड़ेगा। तो भारत में कोयले की आपूर्ति पर प्रभाव पड़ेगा और बिजली उत्पादन के जो संयंत्र हैं उनके लिए घरेलू बाजार पर निर्भरता बढ़ेगी। इससे जो भी बिजली संयंत्र घरेलू बाजार से कोयला लेते हैं उनके लिए समस्याएं बढ़ सकती हैं। आज के अपने अंतिम आलेख को हम देखते हैं और रूस यूक्रेन का जो संकट है उससे भारत में जो कॉफी का एक तरह से बाजार है उस पर भी एक तरह से नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। CIS देशों की बात करें तो इसमें 9 देश शामिल हैं जिसे हम कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स बोलते हैं। ये देश प्रमुख रूप से रूस के साथ मिलकर सोवियत संघ का एक भाग बनाते थे, जिसमें अगर हम देखें इसमें प्रमुख रूप से सेंट्रल एशिया के 4 देश शामिल हैं, यानी उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान और कजाकिस्तान, साथ साथ आर्मेनिया, अजरबैजान, बेलारूस और मोल्डोवा, और सबसे प्रमुख देश के रूप में इसमें रूस भी शामिल है। तो CIS देश हैं वो परंपरागत रूप से भारत से घुलनशील और जो इंस्टेंट कॉफी होती है उसको बड़े पैमाने पर आयात करते हैं। रूस में अगर हम देखें जितने भी CIS के 9 देश हैं उसमें से 75% जो कॉफी का भाग है वो रूस को जाता है और यूक्रेन को 20%। कॉफी के एक बड़े बाजार की हानि हो सकती है अगर यह संकट आगे बनता है। रूस यूक्रेन संकट से जैसा हमने चर्चा करी ईंधन के मूल्य बढ़ते हैं तो इस आधार पर परिवहन महंगा होगा तो कॉफी की लागत भारत में बढ़ेगी और कॉफी के मूल्य एक तरह से बढ़ सकते हैं और ये भारतीय कॉफी को एक तरह से इस बाजार में प्रतिस्पर्धी नहीं रखेगा।
साथ साथ कॉफी की अगर हम पैकेजिंग की बात करें तो धातु और एल्यूमिनियम में इसकी पैकेजिंग की जाती है और माना जा रहा है कि अगर इसके दाम बढ़ते हैं तो पैकेजिंग करना थोड़ा सा महंगा हो जाएगा और ऐसी स्थिति में प्रमुख रूप से निर्यात महंगे होंगे तो बाजार हमारा कमजोर हो सकता है। साथ साथ कंटेनरों के माध्यम से ये जो निर्यात किया जाता है तो कंटेनर की उपलब्धता पहले ही कम है, तो इस आधार पर जो हमारा कॉफी का निर्यात है उस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। आज की चर्चा के आधार पर हम मुख्य परीक्षा के संभावित अभ्यास प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न, रूस द्वारा यूक्रेन पर किया गया हमला शीत युद्ध के बाद यूरोपीय सुरक्षा व्यवस्था के पुनर्गठन की रूस की व्यापक मांगों को उजागर करने के लिए किया गया है। उपरोक्त कथन की समीक्षा करें। 250 शब्द में 15 अंकों का प्रश्न है। उत्तर संरचना हम देखते हैं। भूमिका, रूस के हमले ने पश्चिमी देशों द्वारा नियंत्रित विश्व सामरिक व्यवस्था को बदलने का प्रयास किया है, जिसमें उसे अप्रत्यक्ष रूप से चीन का समर्थन भी मिल रहा है। मुख्य भाग में हम देखते हैं यूरोपीय देशों में एकता की कमी, अमेरिकी नेतृत्व की स्वीकारोक्ति यूरोप में ट्रंप के समय से कम हुई, ऊर्जा संकट और चीन का प्रभाव। निष्कर्ष में आप बता सकते हैं यूरोप अनिर्णय और असहमति की स्थिति में होने के कारण रूस का विरोध पूर्णतः करने में विफल रहा है। इससे नई वैश्विक सामरिक व्यवस्था का मार्ग बन सकता है। अगर पश्चिमी देशों के द्वारा समय रहते प्रयास नहीं किए गए तो पूर्ण रूप से व्यवस्था के परिवर्तित होने की स्थितियां दिख रही हैं, जहां पर रूस और चीन एक बड़ी वैश्विक सामरिक धुरी के रूप में स्थापित हो सकता है। दूसरे प्रश्न को हम देखते हैं। रूस यूक्रेन संकट का भारतीय अर्थव्यवस्था के कौन कौन से क्षेत्रों पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ेगा और इनसे बचने के क्या संभावित उपाय हो सकते हैं, चर्चा करें। 250 शब्दों में 15 अंकों का प्रश्न है। उत्तर संरचना हम देखते हैं। भूमिका, रूस और यूक्रेन से संबंधित भारतीय आर्थिक हित, प्रमुख रूप से हम देख सकते हैं निर्यात के एक बाजार के रूप में। साथ साथ हम बात कर सकते हैं उर्वरक का जो हम आयात करते हैं इन देशों से। आर्थिक हितों को हमें संक्षिप्त में बताना है। मुख्य भाग, भारतीय बाजार पर विभिन्न रूप में प्रभाव, यहाँ पर हम शेयर बाजार की बात कर सकते हैं, सोने के मूल्य के संबंध में बता सकते हैं, विनिमय दर पर प्रभाव बता सकते हैं और कच्चा तेल अगर महंगा होगा तो भारत में मुद्रास्फीति पर प्रभाव पड़ सकता है। भारतीय उद्योग क्षेत्र पर प्रभाव, प्रमुख रूप से बिजली उत्पादन की जो स्थितियां हैं, कोयले की जो आपूर्ति है उस पर हम बता सकते हैं। कृषि और सेवा क्षेत्र में कृषि की अगर हम बात करें तो उर्वरक क्षेत्र को हम बता सकते हैं। सेवा प्रमुख रूप से हम देखें तो पर्यटन का जो क्षेत्र है उस पर एक नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। प्रभाव को न्यूनतम करने के उपाय, जैसे हम कोयले की अगर हम बात करें तो अन्य बाजार जो हमारे विकल्प हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया की बात करें, उन विकल्पों को हम तलाश सकते हैं। साथ साथ हम नवीकरणीय ऊर्जा को ज्यादा विस्तारित कर सकते हैं क्योंकि इस तरह के विकल्प धीरे धीरे हमें समाप्त करने हैं। साथ साथ हम यही बता सकते हैं कि निर्यात को लेकर जो स्थितियां कमजोर हो रही हैं तो अन्य जो बाजार हमारे निर्यात के हैं वहां पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है जब तक यह संकट हल नहीं होता है। इसी के साथ साथ कच्चे तेल के जो वैश्विक मूल्य बढ़ रहे हैं तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हमारा जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व है, जो हमने सामरिक एक भंडार बना रखा है कच्चे तेल का, उसको मजबूत करके रखा जाए या उसको और विस्तारित करने का प्रयास करना चाहिए। निष्कर्ष, भूमंडलीकरण की स्थिति अन्य देशों के आर्थिक प्रभावों को समाप्त करने के स्थान पर आपातकालीन विकल्प तलाश करने की ओर प्रेरित करती है। यानी अगर किसी देश के साथ में आपातकालीन कोई स्थिति ऐसी है कि हमें आर्थिक लाभ नहीं हो पा रहा है, आयात निर्यात नहीं हो पा रहे हैं, तो हमें अन्य प्रकार के विकल्प देखने चाहिए क्योंकि वैश्विक अर्थव्यवस्था आपस में जुड़ी हुई है। भूमंडलीकरण का एक प्रभाव यह भी है कि हम एक बाजार में अगर सफल नहीं होते हैं या स्थितियां प्रतिकूल होती हैं तो अन्य हमारे जो बाजार हैं जिनको अभी हमने तलाशा नहीं था वहां पर अपने आप को हम बढ़ा सकते हैं। यह हमारा 26 फरवरी 2022 का समाचार विश्लेषण है। आने वाले दिनों में अन्य दिनों के समाचार विश्लेषण हम आपको इसी तरह से उपलब्ध कराते रहेंगे। बायजूस एग्जाम प्रेप IAS हिंदी को आप बहुत अधिक पसंद कर रहे हैं। अधिक से अधिक संख्या में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।